अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नज़्म का 5वां चैप्टर है जिसको जोश मलिहाबादी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है आवाज़ की सीढ़ियाँ। तो आज हम इस नज़्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जोश मलिहाबादी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो जोश मलिहाबादी थे वो दिखते कैसे थे। यहाँ पर एक और बात आप याद रखिएगा कि इनको शायरे इनकलाब के नाम से भी जाना जाता है। शायरे इनकलाब, अगर आपसे पूछा जाए कि शायरे इनकलाब कौन है या किसे कहा जाता है तो शायरे इनकलाब के नाम से जोश मलिहाबादी को जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें शायरे सबाब के नाम से भी याद किया जाता है। शायरे सबाब, एक शायरे इनकलाब और शायरे सबाब, ये दोनों के दोनों नाम या लक़ब जो हैं वो जोश मलिहाबादी के ही हैं। अब हम बात करते हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो नज़्म है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसके माने होता है लड़ी में मोती पिरोना। क्या होता है? लड़ी में मोती पिरोना। ये नज़्म के लग़वी माने होते हैं। इसके कुछ दूसरे माने भी हैं। वो क्या हैं? तो इसके दूसरे माने में आता है इंतज़ाम, एक नाम आता है इंतज़ाम, और इसके अलावा तरतीब। ये भी नज़्म के ही लग़वी माने हैं या दूसरे माने होते हैं। इंतज़ाम, तरतीब और आराइश, ये सब के सब क्या हैं? नज़्म के ही दूसरे माने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नज़्म की अगर हमको तारीफ़ बयान करना हो यानी इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो हम कम लफ्ज़ों में कैसे लिखें? तो आप लिख सकते हैं कि नज़्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर, मौजू यानी कि टॉपिक, तो किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए, यानी एक ही टॉपिक पर जो चीज़ें की जाए, बयान की जाए बातें, तो वो एक टॉपिक पे जो चीज़ें हैं वो पूरी नज़्म में आपको उसी टॉपिक के इर्द गिर्द वो नज़्म देखने को मिले। जबकि हम लोगों ने गज़ल में पढ़ा था कि उसका हर शेर जुदा गाना होता है, यानी अलग होता है। तो यहाँ पर तसलसल ख्याल के साथ इजहार जो ख्याल किया जाता है वो नज़्म में होता है, और जबकि गज़ल में क्या होता है? हर शेर जुदा गाना होता है। तो ये नज़्म और गज़ल की डिफरेंस होती है, यानी इन दोनों में, गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। तो ये नज़्म जो है आवाज़ की सीढ़ियाँ, इस नज़्म को जो जोश मलिहाबादी ने लिखा है तो हम पहले इस नज़्म को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हवाला और तशरीह करेंगे। तो इस नज़्म में ये कहते हैं कि कल छुटपुटे के वक्त की था जर्द आफताब, आफताब यानी कि सूरज की बात हो रही है, छाया हुआ था अरसे हस्ती पे रंग ख्वाब, जुल्मत की बढ़ रही लगावट फिजा के साथ। जुल्मत यानी कि जुल्मत, जुल्मत कहते हैं अंधेरा को, जुल्मत यानी अंधेरा। एक रागनी सी खेल रही थी हवा के साथ, हर सांस पर शफक। शफक के माने क्या होता है? शफक कहते हैं शाम की
सुर्खी को। शफक का गिरेबा था चाक चाक, था एक खुला सा वक्त की सीने में दाग, इतने में आई मिलके सदाए त्यूर की। त्यूर जो है, ये त्यूर के माने होता है परिंदा। क्या होता है? परिंदा, त्यूर। ये त्यूर जो है ये तायर की जमा है। तायर के माने परिंदा होता है और त्यूर ये बहुत सारे परिंदों की बात हो रही है। बनके किसी निगार, निगार के माने होता है महबूब। क्या होता है? निगार कहते हैं महबूब को। तो बनके किसी निगार की आवाज दूर से, तो इसका आप पहले हवाला लिखिए और हवाला में लिखिए जिस तरह हिंदी में आपने लिखा होगा, आप जानते हैं प्रसंग कहते हैं, ठीक उसी तरह उर्दू में हवाला कहते हैं। और हवाला कब कहते हैं? जब नज्म की बात होती है और जब नस्र की बात होती है तब हम लिखते हैं सियाक व सबाक। क्या लिखते हैं? सियाक व सबाक। ये कब लिखते हैं? तो सियाक व सबाक और हवाला, इन दोनों में यही चीज़ें बयान की जाती है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसको लिखने वाले कौन हैं और ये जो है ये किस सबक से लिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें, नस्र में क्या होता है, ये नस्र की बात है और ये नज्म की बात है हवाला। तो हवाला में आप लिखिए कि ये नज्म हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है। चूँकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदब पारे। क्या है? अदब पारे। और दूसरी बुक एक आती है अदबी सिपारे। तो अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 उर्दू का सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जितने टॉपिक बताए गए हैं वो सब के सब आपके बुक जो अदबी सिपारे बुक है वहीं से लिए गए हैं। और अदबी सिपारे बुक जो हैं इसमें भी 2 हिस्सा आता है। एक हिस्सा होता है नज्म और दूसरा हिस्सा होता है नस्र। तो ये हिस्सा नज्म से ही लिया गया है, जिसके सबक जो है उसका नाम है आवाज की सीढ़ियाँ से लिया गया है या फिर अखज किया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर जो हैं उनका नाम है जोश मलिहाबादी और इनका तखल्लुस है जोश। इनका तखल्लुस क्या है? वो छोटा सा नाम जो शायर अपने नज्म में या अपने किसी भी शेर में जो चीज़ें नज्म या गज़ल जो भी लिखता हो उसमें उस छोटा सा जो तखल्लुस होता है उस तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। वो पूरा नाम अपना नहीं लिखता है। जैसे कोई शेर होगा तो उसमें ये जोश मलिहाबादी नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ जोश लिखेंगे। तो ये जोश क्या कहलाएगा? तखल्लुस कहलाएगा। तो इसके बाद अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं, यानी कि ये जोश इनका तखल्लुस है। तो जोश कहते हैं कि कल छुटपुटे के वक्त आफताब यानी सूरज जर्द पड़ गया था, दुनिया पर ख्वाब का रंग तारी था, फिजा पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था, शाम की सुर्खी मध्यम पड़ती जा रही थी यानी कम होती जा रही थी, अंधेरा होता जा रहा था और वक्त के सीने में एक हौलनाक खुलासा पैदा हो गया था। इतने में कहीं दूर से परिंदों की आवाज के साथ महबूब की आवाज भी सुनाई दी। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि बेसरफाए जुस्तजू की कहानी लिए हुए एक नवासीर, नवासीर के माने होता है नया कैदी, कैदी यानी कि मुल्जिम, तो नया कैदी नवासीर, गम की जवानी लिए हुए, ना आमूदा गम की जुबें चूमती हुई, तपती हुई लरजती हुई झूमती हुई, बेगाना रस्म ऐश की फिक्र फजूल से, मिलती हुई गुरूब की बाद मुलूल से, कुछ सुर्खी शफक में, शफक यानी कि शफक क्या है? शाम की सुर्खी, शफक के माने होता है शाम की सुर्खी। तो कुछ सुर्खी शफक में सियाही सी आ गई, मैदान पे एक उदास खामोशी सी छा गई। खामोशी यानी कि खामोशी जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल चुप रहना, उदास रहना। तो इसके आप तशरीह करिए, चूँकि हवाला जो होगा वो पहले की तरह होगा। अगर कहीं भी एग्ज़ाम में इस नज़्म से पूछा जाए, जो नज़्म है आवाज़ की सीढ़ियाँ, तो इसका कोई सा भी
अशआर आपको दिया जाए तो उसकी आप हवाला जो है वो पहले की तरह ही लिखिए, लेकिन तशरीह हर बार अलग होगी। तो इसकी तशरीह आप लिखिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि ये आवाज़ गमनाक थी और वो न जाने किसकी मतलाशी थी। वो गम के माथे को चूमती, हाँफती और झूमती हुई रस्म ऐश की फिक्र फजूल से बेगाना थी, यानी कि बिल्कुल अनजान थी। वो ढलते हुए दिन की मलूल हवा के साथ मिलकर आ रही थी। अब शफक की सुर्खी में सियाही की आमेजिश, आमेजिश यानी उसका मिलना, घुलना मिलना जो होता है, वो शफक की सुर्खी में सियाही की आमेजिश हो गई थी, मिल गई थी, और मैदान पर हर तरफ खामोशी और उदासी छा गई थी। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि वीरानाए फर्द दर्द से गमनाक हो गया। इतने में कुछ ठहर के फिर आई वही सदा। सदा के माने है आवाज, और अगर एक और सदा होता है जो ऐसे लिखा जाता है सीन से, तो इस सदा के माने होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। लेकिन दोनों को हम सदा पढ़ेंगे। तो फिर आई वही सदा, नगमे के नब्ज सर्द मक्कर तपा हुई, गोया ठहर के मौज दोबारा रवां हुई। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि ये सदा सुनकर, यानी ये आवाज़ सुनकर जंगल गमनाक हो गया था। कुछ देर ठहर कर फिर सदा आई, यानी फिर से आवाज़ आई, वही आवाज़ आई। आशिक की ठंडी नब्ज में फिर हरारत महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे मौज ठहर कर दोबारा रवां हो गई हो। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि फिर उसने बाद तेज हुई तान दफअतन। दफअतन के माने होता है यकायक, जिसे अचानक बोला जाता है या फिर सडनली हम इंग्लिश में बोलते हैं। अल्लाह रे जोर गूंज उठा गुंबद कोहन, और उसके बाद लहन का दामन सिमट गया। लहन, लहन के माने होता है आवाज। जो लहन है इसके माने भी आवाज होता है। जिस तरह सदा के माने आवाज होता है, ठीक उसी तरह लहन के माने भी आवाज होता है। और यूं सदा का जोर बतदरेज घट गया। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि दफअतन यानी कि अचानक, फिर तान तेज हुई जिससे पुराना गुंबद गूंजने लगा। इसके बाद आवाज कम होने लगी और बतदरेज उसका जोर कम होने लगा। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि गोया सफेद दूध सी पत्थर की सीढ़ियां, पतली सबक खनक मुतनासिब गहर फिशा, तीशे से जेर व बम। जेर व बम के माने क्या हुआ होता है? जेर व बम कहते हैं जिस तरह होता है नशीब व फराज। नशीब व फराज यानी कि उतार चढ़ाव की बात हो रहा है। तो जेर माने क्या होता है? जेर कहते हैं उतार को, और फिर आता है बम, जेर व बम, तो उतार और चढ़ाव, ये होता है। नशीब व फराज के माने भी यही होता है। या नशीब व फराज कहें या फिर जेर व बम कहें या फिर उतार चढ़ाव कहें तो एक ही बात होगी। तीशे से जेर व बम की तरश कर संवर गईं, साहिल से ताबा नहर मचलती उतर गई। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि गोया दूध सी और सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियाँ पतली और मुतनासिब सांचे में ढली हुई और मोती बिखेरने वाली थी। ये सीढ़ियाँ तीशे की चोटियों से तराशी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किनारे से नहर तक इतराती हुई नीचे उतर आई हूँ। इसके बाद अगला बंद है, नहीं यही लास्ट था तो अगला नहीं है। तो इस तरह
आज हम लोगों ने जाना कि जो आवाज की सीढ़ियां नज्म है जिसको जोश मलिहाबादी ने लिखा है, जिन्हें शायरे इनकलाब और शायरे शबाब के नाम से भी जाना जाता है, तो इस नज्म की मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है ज़रूरी हवालों के साथ। और ये भी जाना कि नज्म क्या होता है, इसके लग़वी माने क्या हैं और इसकी डिफिनेशन हमें कैसे लिखनी है बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।